मार्च 2020 भारत में भी लॉकडाउन हो चुका था। कोरोना पूरी तरीके से अपने पैर पसार लिया था। हर तरफ की जनता अस्त व्यस्त थी, त्रस्त थी। उसी बीच में बहुत सारी अफवाहें निकल के आ रही थी, जिसमें से एक जो अफवाह थी, यह बोले जाए तो एक खबर थी वो कि ये राजस्थान कोटा शहर का था, जो कि वहां एक सुधा हॉस्पिटल है। वहां से एक खबर निकल कर आई कि गौर से देखिए शख्स को, ये लोगों की किडनियां निकाल रहा है। अच्छा, बेकायदा वो वीडियो थोड़ी धुंधली सी थी, लेकिन उसके बाजू में बेकायदा उसका पासपोर्ट साइज का एक फोटो भी लगाया गया था। अब ये जो वीडियो थी बहुत तेजी से वायरल हुई हर तरफ के सोशल साइट्स में, इंस्टा, फेसबुक ऑलरेडी हो ही चुकी थी। तो जब जनता के बीच में जब ये वीडियो वायरल हुई तो एक हड़कंप समझ गया। एक तरफ था जो लोग डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दे रहे थे, जबकि उस समय मंदिर मस्जिदों में ताले भी लग चुके थे, तब यही एक सहारा थे। और दूसरी तरफ ऐसा था कि लोगों के दिल में डर आ चुका था, हॉस्पिटल जाने से लोग कतरा रहे थे, घबरा रहे थे। अब इस वीडियो का तथ्य जानने की कोशिश की गई, इसके अंदर के फैक्ट्स, कि वाकई ये एक अफवाह है या एक्चुअल में कुछ और बात है। तो जो प्रशासन था, पुलिस प्रशासन, उसने भी थोड़ी फुर्ती दिखाई और कई महीनों की मशक्कत के बाद में एक आदमी पकड़ाया दिल्ली से 29 जुलाई सन 2020 को। उसके बाद उसको राजस्थान बेकायदा लाया गया, राजस्थान के जयपुर, और वहां पर लाने के बाद जब उससे पूछताछ हुई, पूछताछ के दौरान में जब उसका बैकग्राउंड जो है, जो उसका इतिहास खंगाला गया, तो अच्छों के पैर से जमीन खसक गई। दरअसल इस आदमी के ऊपर टोटल 150 हत्याओं का मामला था, 150 कत्ल। 150 कत्ल के साथ साथ में ये लोगों की किडनियां भी निकाल कर बेचता था, और जो बची हुई बॉडियां थी वो बराबर पूरे मगरमच्छों को खिलाता था ये अपने हाथों से। ये बहुत बड़ी एक घटना थी। खैर, चलते कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच फिर से वापस आए हम लोग। अब एक हिसाब से समझ जाइए कि हम लोगों के रोजमर्रा की एक जिंदगी का हिस्सा हो गया है, जो आप लोगों के बीच में एक वीडियो लाकर डालें। कोशिश रहेगी हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की, अच्छी से अच्छी वीडियो देने की, और कम से कम ऐसी वीडियो ताकि आप लोगों का मनोरंजन के साथ साथ में एक आप लोगों की जागरूकता भी हो जाए, एक नॉलेज भी मिल जाए, जानकारी हो जाए आप लोगों को। खैर, रही बात आज की, तो कमेंट में एक हमारे एक छोटे भाई है बाबर मलिक, आप शायद बाजू में उनकी फोटो देख रहे होंगे। हमारे बहुत ही खास है, छोटे भाई भी हमारे, और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ में सम्मान करता हूँ कि कम से कम वो लगातार हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी है ये राजस्थान के जयपुर शहर की, सन 2002 का मामला है ये, 4 जुलाई। एक आदमी जयपुर जंक्शन से रेलवे स्टेशन के बाहर निकलता है और टैक्सी ढूंढता रहता है। बहुत से लोग उसको आवाज देते हैं कि साहब कहीं चलना है तो बताओ, लेकिन वो अपनी धुन में, अपनी फिराक में रहता है, और वो ऐसी टैक्सी को देखता है, पता नहीं उसको किस टाइप की टैक्सी चाहिए थी। तो वो ढूंढते ढूंढते में एक सुमो टैक्सी को देखता है। देखने के बाद में ड्राइवर भी जो था टैक्सी का, वो भी उसकी तरफ नजर डालता है। ड्राइवर का कहना यह था कि बताइए साहब कहाँ चलना है, मैं चलने को तैयार हूँ। वो शख्स आता है, आने के बाद में बोलता है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़, वहां चलना है जयपुर से, और वहां मेरी बीवी और मेरी बच्चियां हैं, उनको लेकर वापस जयपुर आना है। तुम दोनों तरफ का किराया बता दो और ठीक ठाक लगा दोगे तो मैं तुम्हारी गाड़ी को ले चलूंगा। वो जो शख्स रहता है टैक्सी ड्राइवर, उसका नाम रहता है चांद खान, जयपुर का रहने वाला रहता है वो, और लगभग 7 साल से वो वहां टैक्सी चलाते रहता है। तो वो कुछ जोड़ के अपना समझ के साफ साफ बोलता है कि साहब न इधर का न उधर का 2100 रुपये लूंगा, जमता है तो बताओ, मैं चलने को तैयार हूं। वो जो शख्स रहता है, उसका नाम, उसने अपना नाम बताता है महेश अग्रवाल। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं चलने को तैयार हूं। अब गाड़ी जो है वो जयपुर जंक्शन से मेरठ के लिए, सॉरी, हापुड़ के लिए रवाना होती है। तो उस बीच में जो चांद खान रहता है, वो अपने छोटे भाई, चांद खान अपने भाई को आवाज देता है कि भाई चलिए, काम लग चुका है, हमें हापुड़ चलना है। उस बीच जो महेश अग्रवाल था, वो इनसे शिकायत करता है कि तुम दूसरे व्यक्ति को क्यों पकड़ रहे हो, मुझे वापसी में अपनी बेटी और अपनी बीवी को वापस लाना है। तो उस बीच उतने तक में शराफत खान जो है कि गाड़ी में आकर बैठ जाता है। फिर दोनों भाई के बीच में कुछ देर का डिस्कस चलता है। उसके बाद में दोनों कहना है कि साहब जाएंगे तो दोनों, वरना कोई नहीं जाएगा। आपको पता नहीं साहब,
जैसे मेरठ हो, अलवर हो, रेवाड़ी हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, यूपी हो, चाहे हापुड़ हो, बहुत से टैक्सी वाले वापस जाते तो हैं लेकिन वापस आ नहीं पाते। ना उनकी गाड़ियों का पता चलता है, ना ही ड्राइवरों का। हमें भी डर है, लेकिन पेट भी पालना है, बीवी बच्चों को भी देखना है और घर भी चलाना है। उसी वजह से हम लोग चल रहे हैं और जाएंगे तो हम दोनों ही। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको दूसरी गाड़ी कर सकते हैं। महेश अग्रवाल सुन के थोड़ा सा नाराज होता है, लेकिन उसके बाद में फिर वो कहता है कि ठीक है चलो, मैं चलने को तैयार हूँ। अब गाड़ी जो है राजस्थान जयपुर से जंक्शन से निकलकर हापुड़ के रवाना होती है। 3.5 घंटे के सफर के बाद में एक जिला पड़ता है दौसा। दौसा जिले के अंदर में एक एरिया आता है, कस्बा आता है महोबा। तो महोबा के पास में इनकी गाड़ियां रुकती है 3.5 घंटे के सफर के बाद में, बेकायदा चाय नाश्ता के लिए, अगर किसी को बाथरूम वगैरह जाना हो, पानी पीना तो उसके लिए। उस बीच में चांद खान जो रहता है वो गाड़ी से उतरता है और पास ही चाय की जो एक टपरी रहती है उसके बाजू में एक एसटीडी बूथ रहता है, वहां पर जाता है। और जाने के बाद एसटीडी से अपने अब्बू को, जिनका नाम रहता है गफ्फार खान, उनको कॉल करता है कि अब्बू, हम लोगों को हापुड़ की बुकिंग मिली है। मैं और जो भाई है शराफत भाई, हम दोनों के दोनों साथ में आए हुए हैं। बस आधे रास्ते तक पहुंच गया, कुछ घंटे का सफर और है, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। उधर से अब्बू कहने लगता है कि ठीक है बेटा जाओ, मगर जल्दी आ जाना। तुमने भी सुन रखा है उस एरिया में कि ऐसे क्या क्या और किस किस टाइप के क्राइम हो रहे हैं। घबराता भी है उसके जो पिताजी रहते हैं। खैर, चांद खान कहने लगता है कि चिंता मत करिए अब्बू, ये जो साहब हमारे साथ में बहुत अच्छे हैं, हमें चाय नाश्ता भी करवाए और दिल के भोले भाले भी है, बातचीत भी बहुत अच्छे हैं, हम जल्दी आ जाएंगे। और इतना कह के चांद खान जो है वो फोन काट देता है। अफसोस कि ये चांद खान का आखिरी कॉल रहता है। उसके बाद ना तो चांद खान आता है, ना उसकी खबर आती है, ना उसकी गाड़ी का आता पता हो जाता। रात बीत जाती है, न चांद खान का न शराफत खान का कोई अता पता। दूसरा दिन बीत जाता है, दोनों भाई का कोई अता पता नहीं। हालांकि गफ्फार खान जो है वो काम पे निकल जाता है। अच्छा, गफ्फार खान के भी ऐसा था, अपनी एक कहानी है उनकी कि जयपुर, राजस्थान के अंदर जो जयपुर शहर था, तो जयपुर शहर में रोडवेज, बस रोडवेज जो चलती है, तो वहां पर जो एक वर्कशॉप होता है उसके अंदर ड्राइवरिंग का काम करते थे वो। तो वो भी हैरान परेशान, बराबर बेकायदा बार बार घर पे फोन लगा रहे हैं कि दोनों बेटे का कुछ पता चला, वो वापस आए क्या, लेकिन कोई खोज खबर नहीं। थक हार कर तीसरे दिन, अच्छा ये 4 जनवरी की घटना है, तो थक हार कर सबके सब थाने जाते हैं, लोकल थाने, और वहां पर जाकर अपने एफआईआर दर्ज करवाने की मांग करते हैं। कुछ दिन बीत जाता है। मामला यह था कि उस इसी केस से रिलेटेड जो जुड़ा हुआ मामला था, उसके आसपास से टोटल 27 ऐसी एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, टोटल 27, कि ना किसी गाड़ी वाले का पता चल रहा है, ना ड्राइवर का पता चल रहा है। गाड़ी बुकिंग में जाती तो है लेकिन वापस नहीं आ पाती। गफ्फार खान भी न्यूज पहले भी सुन चुका था और उसके दिल की जो धड़कनें बेकायदा एक घबरा रही थी, डर रही थी। उसने यहां तक के कह दिया जो लोकल स्टाफ को कि मेरे पास इतनी जमीनें हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इतना पैसा मैं कमाता हूं, मेरा सब कुछ ले लो, बस मेरे दोनों बेटे को वापस ला कर दे दो। वो गिड़गिड़ाता था, रोता था। अपनी वाइफ के साथ साथ जो उनकी बहुएं थी, जो उनके छोटे बच्चे थे, उनको तक को थाने के बाहर बैठा दिया करता था। इनकी रोजाना ड्यूटी हो चुकी थी, सुबह आना और शाम तक थाने बैठा और वापस चले जाना। थक हार कर लोकल थाने ने ये मामला जो है जीआरपी थाने को सौंप दिया। रीजन वही था कि जंक्शन का मामला था, ये करके स्वाभाविक सी बात है ये जो मामला है वो जीआरपी संभालती। अच्छा, जीआरपी के दो, एक देखा जाए तो एक बहुत मतलब एक्सपीरियंस एक दो पुलिस वाले थे, जो उनको अलग ही तजुर्बा था, और वह पहले भी लूट वगैरह जो बाकी एक जो एक खतरनाक मामले होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन वो दोनों के दोनों कर चुके थे। जो जीआरपी थाने के जो इंचार्ज थे वो थे मंसूर अली, और जो वहां के जो सब इंस्पेक्टर थे उनका नाम था महेंद्र भगत। ये दोनों की मतलब एक अलग एक भूमिका थी, इनकी अच्छी जोड़ियां थी। तो जो वहां के जो डीआईजी साहब थे हरीश चंद्र मीणा साहब, इनकी भी एक इस केस में बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो हरीश चंद्र मीणा साहब जो थे वो इस केस को थोड़ा सा सीरियसली लिए। उसके बाद इन दोनों को, मंसूर अली और महेंद्र भगत को, ये काम सौंपा गया कि आप इस केस की जांच करिए। जांच के दौरान में, अच्छा, मंसूर अली का एक तरीका था काम करने का, वो बारीक से बारीक चीजों को बहुत बारीकी से नोटिस किया करते थे। घर वालों ने बयान तो अपना दे दिया था जीआरपी थाने में, मगर इनको वो तसल्ली नहीं मिल रही थी। ये एक एक लाइन लिखने में 1.5 घंटा लगा दिया करते थे। कार्रवाई चालू हुई, बयान हुआ, दर्ज होना था, तो दर्ज में बारीक बारीक चीजों को नोटिस करना, तो थक हार कर घर वाले भी परेशान। लेकिन उनका एक अंदाज था, वो बाद में समझ में आएगा, कहानी के दौरान आगे बताता हूं आप लोगों को। तो फिर बातों बातों में जो गफ्फार खान थे, चांद खान और
शराफत खान के जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि मेरे लड़के का लास्ट बार अगर फोन आया था तो इस स्टडी से और यहाँ याजबूत से आया था, और उसने बेकायदा ये कहा था कि दौसा जिले का एक एरिया आता है महोबा, वहां से उसने कॉल किया था। पुलिस के लिए थोड़ी सी बड़ी कामयाबी थी। बेकायदा टीम का गठन हुआ। टीम आनंद फानंद में वो स्टडी बूथ के पहले पता करवाई तो वो दौसा जिले के थोड़ा सा आगे, महोबा के भी आगे में एक एरिया पड़ता है। वो एरिया का नाम था कासमपुर, यूपी के एरिया में आता है कासमपुर। वहां गए, वहां स्टडी बूथ से थोड़ी जानकारियां इकट्ठी की, बारीक बारीक चीजों की तह तक पहुंचे। उसके दौरान में अच्छा, वहां पर वो जो स्टडी थी वो एक महिला संभाल रही थी। अब जब चांद खान की बारी है तो यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करिएगा आप लोग कि चांद खान एक ऐसा नाम है जो बहुत कम लोगों का होता है, एक रेयर नाम है। तो वो औरत जब चांद खान नाम ली तो थोड़ा सा जल्दी समझ गई, कारण वही कि नाम बहुत कम लोगों का हुआ करता था। फिर उसने बताया कि हाँ, टैक्सी में एक व्हाइट कलर की टैक्सी थी, सुमो थी, उसमें से एक बंदा उतरा था। उसने बेकायदा आके फोन लगाया, शायद उसने अपने पिताजी को फोन लगाया था। वो बातें उसकी मैं सुन रही थी। अब स्वाभाविक सी बात है, स्टडी बूथ वही संभाल रहे थे तो सुन भी करेगी। अच्छा, उसके बाद में फिर और तह तक गए तो बहुत देर की खोजबीन के बाद में मालूम पड़ा कि बोले साहब, चांद खान के फोन करने के जाने के बाद में पीछे एक सवारी बैठी हुई थी। बोले उसकी एक एजेंट से एक आदमी थे, ये उसी की बात कर रही थी, महेश अग्रवाल की। वो भी आए थे और बेकायदा उन्होंने भी एक कॉल किया था। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। जब पूरी कॉल हिस्ट्री निकाली गई तो जो महेश अग्रवाल था वो दो लोगों का बेकायदा, मतलब दो लोगों का नाम निकला उसमें जिसने महेश अग्रवाल ने कॉल किया। अलीगढ़ के रहने वाले थे दोनों के दोनों। एक का नाम था उदयवीर और दूसरे का नाम था राजू उर्फ रजुआ। ये अलीगढ़ के पास में एक एरिया पड़ता है छर्रा, वहां के रहने वाले थे। अब बराबर और बेकायदा पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, पतासाजी चलती है कि उस दिन आप लोगों के पास एक व्यक्ति का फोन आया था, महेश अग्रवाल। तो उसने बताया कि साहब, जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं, जिसका हमारे पास फोन आया था, वो तो अभी जेल में है। पुलिस भी सोचती है कि जेल में, मतलब अभी के तो कुछ महीने पहले घटना, वो जेल कैसे पहुंच गया। बोले साहब, वो जाने और आप लोग जानो, हमारे पास तो बहुतों का फोन आता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हालांकि फोन आया था, ध्यान तो आ रहा है, आपसे क्या झूठ बोले, लेकिन ऐसी कुछ खास बात नहीं थी। और हमारा गाड़ियों का काम चलता है, आप देख सकते हैं। बोले ठीक है। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो रहते हैं वो बेकायदा, यूपी के अंदर में एक जेल पड़ती है, हाथरस जेल। तो हाथरस के जेल में वो बंद था महेश अग्रवाल। अब वहां जाकर पता करते हैं तो पहली बार पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है। पहला तो ये कि उस बंदे का नाम महेश अग्रवाल नहीं था, यहां से इस नाम को हम भूल जाते हैं। उसका एक्चुअल नाम था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। बहुत फेमस नाम है, बहुत लोग इस कहानी को जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए कहानी वाकई बहुत अच्छी कहानी है, सुनिएगा जरूर। तो महेश अग्रवाल को भूल जाइए आप लोग, अब याद रखिएगा डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से जब टीम मुलाकात करती है, पूछती है, तो जब सामने आता है एक मुलाकात कक्ष में जेल के अंदर में, तो वो पुलिस वालों को देख के फुट फुट के रो पड़ता है और रोते रोते कहता है कि देखिए साहब, मुझे फिर से एक बार फंसा दिया गया है, ये दूसरी बार मैं फंस रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए साहब करके। तो बोले किसने फंसाया आपको। बोले साहब, ये बात सच है कि मैं चांद खान और शराफत खान की गाड़ी हायर किया था, मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर जा रहा था। बीच रास्ते में मुझे अलीगढ़ के दो बंदे मिले, दो बंदे जो उनका नाम हम लोगों को जानकारी नहीं है। तो उन दो बंदों का नाम लेता है, नाम लेने के बाद में ये कहता है कि साहब, मैं रास्ते पर था, ये लोगों ने लिफ्ट मांगी, लिफ्ट मांगा, हमने इनको लिफ्ट दे दिया। उसके बाद इसने मुझसे लूट करी, कुछ पैसे वैसे छीने, प्लस उन दोनों गाड़ी वालों को मार दिया। और मारने के बाद में एक कासगंज की एक नहर पड़ती है, बहुत फेमस नहर है वो, जिसका नाम एक हजारा नहर बोलते हैं, फेमस नहर है वो, और एक उसे गंग नहर भी कहते हैं, हजारा नहर या फिर गंग नहर। इस नहर की खासियत यह है कि यहाँ कम से कम अधिक मात्रा में, अब क्वालिटी करना तो खैर हो नहीं पाए, तो इस नहर में मगर बहुत है। तो उस नहर में उन दोनों भाइयों को मार दिया गया, मतलब उनको कत्ल करके वहीं पर डाल दिया गया। और उसके बाद पूरा का पूरा ब्लेम, साहब देखो, इन लोगों ने मेरे ऊपर डाल दिया, मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जो कि नाम है मेरा। अब पुलिस वाले बेकायदा जिसका वो एड्रेस देता है, जो दो लोगों का नाम बताता है, बेकायदा अलीगढ़ वापस पहुंचते हैं। अलीगढ़ से दो व्यक्ति को उठाया जाता है। उठाने के बाद में जिस जगह पर उसने जो गंग नहर या हजारा नहर का नाम बताया था, वहां तक पहुंचते हैं तो बराबर उनको दो बॉडियां भी मिलती है, लेकिन बहुत बची खुची मात्रा में, शायद कोई उनका आकलन कर बना पाए। अच्छा, उसके बाद बहुत दिन तक के
हल्ला भी उठता है कि कहाँ के थे, कौन थे, किसके यहाँ के थे। कई दिन तक ये खबर चलती है मगर खबर परिजनों तक पहुंच नहीं पाती और मजबूरन में पुलिस वालों को उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। उन दो भाइयों के पास से दो चीजें बरामद होती है। पहले तो होती है एक घड़ी, एक वॉच घड़ी, हाथ की घड़ी, और दूसरी होती है कंबल। बेकायदा उस कंबल और घड़ी को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये खबर जब गफ्फार खान को दी जाती है तो गफ्फार खान घड़ी और कंबल को देखकर पहचान जाता है और फूट फूट कर रोने लग जाता है। अब पुलिस वालों को भी लगता है कि दो लोग मिल गए हैं, ठीक बात है। हालांकि दोनों का बयान नहीं था, ये बयान तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का था कि वहां उस नहर पर ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद मुझे लाया गया, मुझे पीटा गया और मुझे डराया धमकाया गया कि पुलिस वाले के पास जा, तू अपना बयान कबूल कर, ये कर। मैं घबरा गया साहब, मेरे बीवी बच्चों का सवाल था। फिर मुझे देखिए जेल में डाल दिया करके। ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की कहानी थी। पुलिस को लगा कि चलो सही है, दो लोग पकड़ा गया, थोड़ा सा राहत की सांस ली जाए और बाकी जो मामले थे वो उसके भी धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन कर ली जाएगी। उन दोनों व्यक्तियों को बेकायदा राजस्थान की जयपुर जेल में डालकर डाल दिया जाता है, बेकायदे अंदर होते रहते हैं। ये जो दोनों बंदे थे, ये दोनों के दोनों शुरू से आखिर तक बस यही कहते कि साहब हमने कोई कत्ल नहीं किया है, हमसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, आप एक बार इसकी जांच अच्छे से करवा कर देखिए। जेल में रहने के बाद भी इन्होंने कई बार कागज लगवाया कि साहब हमसे, आप लोगों से गलती हो गई है, हम लोगों ने कोई कत्ल नहीं किया, हमसे कोई खून नहीं हुआ, आप एक बार जांच करके तो देखिए और बारीकी से करिए। बहुत से कागज पहुंचने के बाद में एक कागज जो है वो कोर्ट भी पहुंचा। कोर्ट में बेकायदा इन दोनों के वकीलों ने भी एक केस दायर करी। अच्छा, कागज ये था कि उसमें इन दोनों के दोनों ने ये कह दिया कि साहब अगर विश्वास ना हो तो हमारा नार्को टेस्ट तक कर लिया जाए। नार्को टेस्ट की भी एक कहानी है, वो कभी समय आने पे आप लोगों को बताऊंगा मैं। अब ये सुन के जो पुलिस प्रशासन था उनके कान खड़े हो। अब पुलिस महकमा भी थोड़ा सा एक सदमे में आया और उनको भी घबराहट हुई। क्या हो ना हो, अगर एक खबर गलत रहे, क्योंकि वो लोग नार्को टेस्ट की बात कर रहे थे, अगर ये बेबुनियाद निकला या फिर अगर उनके ऊपर वाकई ब्लेम हुआ तो शायद हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाए। उसके बाद जो डीआईजी हरीश चंद्र मीणा साहब थे, उन्होंने वापस मंसूर अली और महेंद्र भगत दोनों को बुलवाया गया। महेंद्र भगत जो कि सब इंस्पेक्टर थे और मंसूर अली जो कि जीआरपी थाने के इंचार्ज थे, इन दोनों को हरीश चंद्र मीणा साहब ने वापस बुलवाया। बुलवाने के बाद में उनसे ये कहा कि इस केस की हो ना हो एक बार आप लोग पुनर्जांच करवाएं, एक बार दोबारा चेक किया जाए। पता नहीं क्यों ना को इसमें मुझे कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। दोनों के दोनों ने फिर से जांच तगड़ी करी और जितने भी एरिया पड़ते थे, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, दिल्ली, मेरठ हो, तो उस आसपास के एरियो में घूमे जहां जहां से ऐसे हादसे हो चुके थे, जहां से ड्राइवर तो गए, गाड़ियां गई मगर ना गाड़ी आई ना ड्राइवर वापस आए और एक एफआईआर ऊपर एफआईआर चढ़ते गई। वहां तक गए, वहां के जाने के बाद कुछ जो लोकल के जो लोग मिले वहां पर, उनसे बेकायदा स्केच बनवाया गया। स्केच में जब बारीकी से देखा गया तो स्केच में वही फोटो रूबरू हो रही थी जो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की थी, जो कि यूपी के हाथरस के जेल में बंद था। अब टीम जो है वो हाथरस की जेल पहुंचती है और बेकायदा कड़ाई से थोड़ी पूछताछ करती है। पहले कोर्ट से परमिशन लेती है कि हमें एक पुलिस रिमांड चाहिए। जज साहब भी, हालांकि मामला थोड़ा सा गंभीर था करके, जज साहब भी उस रिसिप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। करने के बाद में उनको पुलिस रिमांड दी जाती है। पुलिस रिमांड के दौरान में फिर बारीक बारीक तय निकलता है, तो तय से निकलने के बाद में फिर सबसे पहले इन दो को उठाया जाता है। एक होता है उदयवीर और दूसरा उठता है राजू उर्फ रजुआ। इनकी बहुत पुरानी कहानियां थी, क्रिमिनल थे, आगे मालूम पड़ेगा कैसे। उसके बाद में बहुत दिन तक जब पूछताछ चलते रहती तो ये टूटने को तैयार नहीं। उसका रीजन ये था कि इनके ऊपर इतनी हत्याएं हो चुकी थी, इतने कत्ले थे, प्लस किडनी का मामला था, मानव तस्करी का। ये ऐसी धारा है जो शायद टाडा के एक्ट के आसपास में लगती है, बहुत बड़ी धारा है। इससे शायद इनको ना बेल मिलती, या तो ये जीवन भर अपनी जेल काटते या फिर इनको फांसी हो जाती। इनको पता था, तो इन दोनों ने डिसीजन लिया कि हो ना हो, भले मारपीट हो तो हो, हम मार खाए तो खाए, लेकिन मुंह नहीं खोलना है। कुछ भी हो जाए, कुछ दिन की मार बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन लाइफ टाइम की जेल शायद बर्दाश्त ना हो पाए। ये दोनों के बीच का एक मसला था, दोनों बीच में बातचीत के दौरान एक दूसरे को समझाए। अच्छा, जो डीआईजी साहब थे वो भी अपने तरीके के एक इंचार्ज थे, उनका भी एक तरीका था, एक एक्सपीरियंस था उनको भी। कुछ दिन देखते हैं। अच्छा, इनको लाए हुए लगभग 2 दिन हो चुके थे। अब पुलिस रिमांड में ऐसा है, हालांकि इनकी रिमांड में तो नहीं थे, वो तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा रिमांड में था। ये दोनों को जो थे वो वहां से उठा के लाया गया था, छर्रा से, अलीगढ़ के।
अच्छा, रिपोर्ट हुई नहीं है और कोर्ट का कहना यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर में गिरफ्तारी होने के बाद में आपको कोर्ट के अंदर पेश करना है। दूसरा दिन हो चुका था लगभग 48 घंटे के ऊपर में। तो ये भी एक डर वाली बात थी अगर बात बाहर लीक हो जाए तो। उसके बाद में डीआईजी साहब अंदर आए हरीश चंद्र मीणा साहब, जहां पे उनको रखा गया था। एक उनको बोला जाए तो एक रूम होता है जिसको या तो कस्टडी रूम भी बोलते हैं या फिर एक टॉर्चर रूम भी बोला जाता है। वहां थर्ड डिग्री भी इशू होती है। थर्ड डिग्री मतलब आप सब जानते होंगे, मार पिटाई, या फिर बोला जाए तो पुलिस अंदाज। तो डीआईजी मीणा साहब वहां पर आए और आने के बाद में पहले तो एक लोकल स्टाफ को बोले कि मेरे लिए एक चाय लेकर आओ। अब जो मंसूर अली साहब थे, जो जीआरपी इंचार्ज थे, उनके मन में आया कि मीणा साहब कब से चाय पीने लग गए, तो चाय पीते नहीं, लेकिन उनका एक तरीका था। जब वो स्टाफ के अजीज साहब बोलते हुए तो चाय के साथ साथ ये भी बोले कि एक लेटर पैड टाइप करवा कर लाओ। बोले साहब क्या? तो मीणा साहब ने कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, इनके ऐसे समझ में नहीं आने वाला दोनों के, राजू उर्फ रजवा और उदयवीर के। मुझे कोर्ट में कागज लगाना है, उसमें बेकायदा टाइप करवाया जाए कि मैं केस छोड़ने को तैयार हूं, जीआरपी के थ्रू छुड़वा रहा हूं केस को। अब ये जो केस है सीधा सीधा तमिलनाडु फोर्स हैंडल करेगी। तमिलनाडु फोर्स की कहानी आपको पता होगा, ये ऐसा स्टाफ है, अगर नहीं पता तो आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं, वहां मालूम पड़ जाएगा आपको। अच्छा, स्वाभाविक सी बात है, जब पुराने क्रिमिनल थे वो तमिलनाडु फोर्स का नाम सुन के एक घबराहट आ गई। और जो एक्चुअल में जो बड़े लेवल के जो क्रिमिनल होते हैं, अगर वाकई उनका तमिलनाडु फोर्स से अगर सामना हुआ है तो वही जानते हैं कि उन पर क्या बीतती है। उनमें ऐसा माना जाता है तमिलनाडु फोर्स के लिए कि वो मुर्दों से भी बयान निकलवा ले। अब ये दोनों सुने तो इनकी रूह तक कांप गई अंदर से। अच्छा, डीआईजी मीणा साहब जो थे वो इनके चेहरे के एक्सप्रेशन को पकड़ लिए थे, समझ गए थे। उसके बाद में उनको स्टाफ को बोला गया कि रुको रुको, चाय भी मत लाओ और वो टाइप भी मत करवाओ। बोले अभी कुछ कुछ सोच रहे हैं, पहले इनकी भी सुन लो। फिर उदयवीर और राजू और फरजवा से पूछते हैं कि हाँ, क्या डिसीजन लिए हो, क्या चाहते हो, ये हैंडल मैं खुद करूं या तमिलनाडु फोर्स से करवा दूं? उन्होंने कहा कि साहब हमें कम से कम कुछ दिन की मोहलत चाहिए, और दूसरी बात हमें एक साथ रखा जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जितने भी क्रिमिनल अगर एक ही केस के क्रिमिनल आते हैं, अगर वो केस पार्टनर हो एक दूसरे के, तो बेकायदा उन्हें अलग अलग रखा जाता है। उसका रीजन ये है कि जीडी ना हो। जीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रुप डिसीजन। बयान ना बदल दे, एक दूसरे में तैयारी ना कर ले कि तुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है। इस टाइप की दिक्कतें होती है और ये थाने के खिलाफ है। कानून के खिलाफ तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन थाने के जो खिलाफ है ये एक साथ इनको रखना, ताकि इनका ग्रुप डिसीजन ना हो जाए, कुछ बयान में झोल झाल ना दिखे। फिर भी डीआईजी मीणा साहब का कहना यह था कि ठीक है, इनको एक साथ रहने दो, बाकी जो करना है तमिलनाडु फोर्स तो कर ही लेगी अगर इनकी समझ में ना आए तो। उसके बाद इनको रखा जाता है। रखने के बाद में दिन भर, हालांकि ये लोग दो दिन के आसपास में समय मोहलत मांगते हैं, लेकिन दिन भर में ही ये लोग का डिसीजन रहता है। और डिसीजन में इनका ये निकलता है कि अच्छा, एनकाउंटर में भी एक अहम भूमिका रही है तमिलनाडु फोर्स की। अगर उनके समझ में ना आए और पक्का अगर कंफर्म हो जाए कि मुंह तो नहीं खोलेगा, लेकिन कंफर्म रिपोर्ट है, तो एनकाउंटर तक के कर दे, पैर में गोली मार दे वो। अलग उनकी एक भूमिका है, तो ये जानते थे। उन्होंने ये कहा कि जिंदगी भर ये हमें इतना मारेंगे शायद हम उठ ना पाए, इतनी मार शायद हम बर्दाश्त ना कर सके। तमिलनाडु फोर्स की कोशिश हमारी यही रहती कि हम इसी थाने के केस इसी थाने में चलता रहे और ठीक है हम बता देते हैं। उसके बाद बेकायदा रात में 11 बजे की टाइमिंग हम लोग को इसलिए मालूम हुई क्योंकि जो शाम की जो शिफ्ट थी पुलिस वालों की, वो जा रहे थे और नाइट शिफ्ट वाले आ रहे थे। तो उस बीच 11 सवा 11 के बीच में इनकी शिफ्टिंग होती थी। नाइट वाले उसी समय अक्सर आते थे और शाम की ड्यूटी वाले 11 बजे के आसपास ही घर लौटते थे। तो उसी बीच में जब नया स्टाफ आ रहा था नाइट ड्यूटी वाला, उनसे बेकायदा पेन और कागज मंगवाया गया। कागज मंगवाने के बाद इन्होंने कुछ कुछ लिखना चालू किया। लिखने के बाद में दूसरे दिन मीणा साहब को खबर भिजवाई गई कि साहब हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं, हुआ है। उसके बाद दोनों का कहना यह था, उदयवीर और राजू फरजवा का, कि ठीक है साहब, हम अपना जुर्म कबूल करने को तैयार हैं और पूछिए आपको क्या पूछना है। जब उदयवीर और राजू उर्फ रजवा ने जब बोलना स्टार्ट किया तो इंसानियत जो है शर्मसार हो जाए, आदमी को आदमी बोलने में शर्म आ जाए, इंसानियत का कोई अता पता नहीं। मतलब इतना घिनौना कांड। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम ऐसी कहानियां दोबारा मेरे सामने ना आए, ना मैं खुद सुनूं और ना ही इस पर हम लोग काम करें, क्योंकि अंदर से एक घिनौनापन दिखता है
क्योंकि 2, 5, 10, 50 नहीं, पूरे 150 लोगों की हत्या है, वो भी बेकसूर बेचारे, जो अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। मेरा तो ये भी मानना है कि वो लोग 150 का कत्ल नहीं किए थे, उन्होंने उनके परिवारों का भी कत्ल किया है, जो कि उनका घर चला रहे थे, उनके छोटे छोटे बच्चे। इस पर काफी हम लोगों ने रिसर्च किए थे, बारीक बारीक कड़ियां जोड़ने की कोशिश करें, तह तक घुसे। यकीन मानिएगा, अंदर से दिल, मतलब एक एक कपा से गए थे हम लोग भी, उनके फैमिली वालों को देख के, उनका रोना बिलखना। आज उनकी बेचारों की माली हालत बहुत ही खराब है, क्योंकि जितनों की मौत हुई वो पूरे के पूरे अपने परिवार के अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले एकमात्र वही लोग थे। खैर, कहानी को आगे लेकर चलते हैं। तो राजू उर्फ रजवा और उदयवीर जब बोलना स्टार्ट करे कि हाँ साहब, हमने कैसे ऐसे किए थे, तो पहला सवाल उनसे ये हुआ कि वो गाड़ी कहाँ है, जिस गाड़ी में जो चांद खान और जो शराफत खान जो गाड़ी थी, सुमो, टाटा सुमो टैक्सी, वो है कहाँ। तो उन्होंने कहा कि सर, मेरठ के, यूपी का, उत्तर प्रदेश का एक जिला आता है मेरठ, और मेरठ के अंदर में एक बाजार आता है जिसमें सौतीगंज बोला जाता है। सौतीगंज की भी एक कहानी है कि वहां खड़े खड़े चोरिया की गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, तुरंत, मतलब कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं। शायद प्रशासन भी सपोर्ट करता होगा उनका। ये मैं फिर से एक बार प्रशासन पर सवाल निशान उठाता हूँ कि उनकी देखरेख और उनके नाक के नीचे सब कुछ हो जा रहा है। गाड़ियां बेकायदा कट गई है, अच्छी से अच्छी नई से नई गाड़ी काटने वाले लोगों को बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं, इंजन अलग, टायर अलग। हर बाद में खुलासा हुआ, लेकिन अफसोस उसके बावजूद भी सौतीगंज एरिया वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं। आगे बताऊंगा कैसे। अब हुआ ये कि ये जो दोनों के दोनों थे, ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की गैंग से जुड़े हुए थे। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जो था वो BAMS का कोर्स किया हुआ था, आयुर्वेदिक कॉलेज, आयुर्वेदिक का, और बिहार के सिवान जिले से। एक फेमस है सिवान एरिया, काफी फेमस है, मैं भी सुना हुआ उसके बारे में। तो वहां आयुर्वेद का कोर्स किया था इसने 1984 में। कुछ साल धीरे धीरे से काम चलता रहा। चलने के बाद में, अच्छा, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के मन में एक चीज थी कि इसे अपना खुद का एक पेट्रोल पंप बनवाना है, मतलब खुद का एक पेट्रोल पंप रहा है उसका। तो उसने बहुत देर इधर उधर हाथ पैर मारा, कोशिश किया। तो ये ऐसी एक सरगना के संपर्क में आया, ऐसे गैंग के संपर्क में आया, जो फर्जीवाड़े तरीके से पेट्रोल पंप का, मतलब कैसे बोलूं उसको, कि एक फॉल्स थे वो लोग, मतलब लोगों को ठसका ठगी किया करते थे। तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उनके संपर्क में आया, आने के बाद में टोटल डील हुई, और 1994 में, 1994 में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने उस गिरोह को टोटल 11 लाख रुपए दे दिए, ताकि वो लोग इसका पेट्रोल पंप का जो कागज है, जो इसका लाइसेंस है, वो ला कर दे दें। ऐसा हुआ नहीं। होने के बाद में, अच्छा, कुछ दिन बाद जब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को मालूम पड़ा कि ये भी ठगी का शिकार हो गया है, तो इसे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन कमजोर, आगे पीछे कोई था नहीं, कुछ कर भी नहीं सका। करने के बाद में 1995, 1995 को अलीगढ़ का एक एरिया आता है छर्रा करके, तो वहां पर अवैध रूप से गैस एजेंसियां इसने डाली, जिसका कोई लाइसेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की बात कर रहा हूं मैं। और अवैध रूप से इनका काम चल रहा था, कानपुर से और भुसावल वगैरह से इनकी गैस की टंकियां पहुंचती थी वहां तक, कुछ ज्यादा दामों में, कुछ ही ज्यादा दामों में ये लोगों की सप्लाई कर रहा था, लेकिन उतना खास इनको जमा नहीं। फिर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जो है, इनका संपर्क दो लोगों से हुआ। ये वही दो लोग थे जो उदयवीर और राजू उर्फ रजवा। मालूम पड़ा कि ये लोग चोरी चकारी में इन्वॉल्व है और बहुत सी चीजों की चोरियां करते हैं, गाड़ियां चुरा कर ला देना। तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा फिर चोरी की गाड़ियां खरीदना चालू किया, और उसको स्क्रैप बनाकर, उसका डिस्पोजल करके उसको भी बेचना चालू किया। थोड़ी सी आमदनी अच्छी हुई। फिर तीनों के बीच में एक बैठक हुई कि अब कुछ बड़ा करना है। तो बड़ा करने के दौरान लखनऊ से गाड़ी आती है, सिलेंडर भर के, ट्रक रहता है पूरा वो, तो उस पूरे की पूरे ट्रक को ही लूट लेंगे। अब वैसा हुआ भी, प्लानिंग के मुताबिक गाड़ी आई, तो ये लोग धोखे से उस गाड़ी वाले, ट्रक वाले को रोकते हैं। रोकने के बाद एक लिफ्ट मांगते हैं। लिफ्ट मांगने के बाद में बेकायदा पीछे सीट पर बैठते हैं, और अपने बेल्ट से, या एक, ये लोग एक मोटी, एक लैलोन की एक रस्सी रखा करते थे, उससे रोकने के लिए कहते थे बीच रास्ते में कि अचानक मुझे बाथरूम आ रही है या और कुछ काम है। और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक मार के जब जैसी गाड़ी न्यूट्रल करता था, ये लोग जस्ट रस्सी का फंदा बनाकर या बेल्ट से उसका गला कस देते थे। ये वो जो लखनऊ से जो गाड़ी आई थी ट्रक वाले की, तो ये पहला हत्या था इन लोगों के ऊपर में। और उसके बाद उस गाड़ी को बेकायदा सौतीगंज में बेकायदा कटवा दिया गया।
उस आदमी को, जो ड्राइवर था, उसके अंदर का जो किडनी थी उस डॉक्टर ने निकाला, और निकालने के बाद उस किडनी को भी बेच दिया करते थे। मिनिमम जो था, कम से कम में किडनी का रेट हुआ करता था उस समय 5 लाख रुपए, और अधिकतम से अधिकतम था 7 लाख रुपए के आसपास में। वो ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता था कि किस रेट में वो बिक रही है। इधर फायदा ये गाड़ी का अलग, सिलेंडर का फायदा होता ही था, और वही छर्रा एरिया में अलीगढ़ के वहां पर बाकी टंकियों को रखवा दिया जाता था, और वही अवैध सप्लाई चालू। धीरे धीरे ये लोग ने शिकार बनाते गए बनाते गए बनाते गए, और बनाने के बाद में वो जो गंग नदी थी सॉरी गंग नहर थी, जो वहां पर बॉडियों को, जो बची हुई बॉडियां थी, उनको डाल दिया जाता था, और बेकायदा मगरमच्छ को खिलाते भी थे वहां बैठ के, जब तक कि उसकी पूरी बॉडी साफ ना हो जाए। अच्छा, मगरमच्छ भी कुछ हिस्सा खाए कुछ ना खाए, अगर छोड़ देते तो वो जो हिस्सा था वो किनारे बहकर वापस एक आड़ में लग जाया करता था। हालांकि मिला तो ये लोग धीरे धीरे बोलना चालू करे। बोलने के बाद में बेकायदा जो रात में राजू और फराजू और जो उदयवीर ने जो कागज मंगवाए थे थाने के अंदर में, वे लोग नाम ही लिख रहे थे, और नाम लिखने के लिए बुलवाए थे कि अब हम सब आप कुछ भी नहीं छुपाएंगे, और जो जो फैक्ट चीजें जो सच्चाई है वो बताते चलेंगे हम आपको। तो ये लोगों को 50 नाम तक तो याद रहा कि हमने 50 लोगों की हत्याएं करी, वो भी सोच सोच के, लेकिन पूरे नाम इनको भी याद नहीं थे। डीआईजी साहब जब सुने तो उनकी हालत खराब। अच्छा, जब पूछे कि वाकई 150 लोगों की तुम लोग हत्या कर चुके हैं, तो फिर ये उदयवीर से पूछा जा रहा था, तो उदयवीर ने कहा, हाँ साहब 150 के आसपास हमने हत्या करी है, और कंफर्म 150 तो है ही है। तो राजू और फराजुआ का कहना यह था कि साहब आप ऊपर ही लेकर चलो, इससे कम नहीं हो सकता। और जब उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन देखे डीआईजी साहब, मीणा साहब, तो उनकी भी मतलब थोड़ी हालत खराब की। बोले ऐसे भी अपराधी है जो पुलिस की नाक से मतलब बचकर निकल गए, और कब से लोग क्राइम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो भी घटना थी सन 2002 से 2004 के बीच की बात थी। उस बीच में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पकड़ में आया। पकड़ में आने के बाद में फिर इसको राजस्थान की जयपुर जेल में रखा गया। जयपुर जेल में एक 2008 आपका 16 मई 2008 को फांसी की सजा हुई नरेश वर्मा नाम के ड्राइवर के कारण। एक ड्राइवर था नरेश वर्मा, उसकी भी हत्या का मामला इनके सर पर आया, और बेकायदा पूरा प्रूफ था, कोर्ट भी मानी। उसके बाद 16 मई 2008 को पहली फांसी हुई डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को। अलग अलग 9 ड्राइवरों के केस में, 9 ड्राइवर टोटल, उनके केस में इसको आजीवन कारावास की सजा हुई। 3 अलग मामलों में इसको 20-20 साल कठोर कारावास की सजा हुई, और 10-10 साल 5 केस में इसको सजा हुई। 28 जनवरी 2020 को पैरोल लगाया था इसने कोर्ट में, 28 जनवरी 2020 के आसपास में, कि मुझे पैरोल चाहिए साहब। अच्छा, इसका आचरण जो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा था उसका थोड़ा ठीक ठाक था। उसका रीजन ये था कि ये जेल को वैसे बोले जाता है सुधार गृह, सुधार बंदी गृह, सुधार इसमें आया। प्रशासन भी इसे कागज पर हस्तक्षेप कर दी कि हाँ आदमी तो ठीक है, प्लस एजेड है, और उत्तेजित या गुस्सा प्रवृत्ति का नहीं है, बाकी कामकाज भी ठीक ठाक से निकाल देता है ये, और काफी समय से जेल में था। तो कोर्ट ने इसकी बात को रखी, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए इसे पैरोल दिया गया। पैरोल इसकी जो डेट जो पास हुई थी वो थी 28 जनवरी 2020 को, लेकिन केवल 16 फरवरी 2020 तक की थी। लगभग लगभग आप पकड़ लीजिए 20 दिन समथिंग के आसपास में, 20 दिन इसको पैरोल मिली। ये निकला और ये सीधा पहुंचा बिहार, जहां से इसने अपनी डिग्री ली थी। शिवान की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। वहां पहुंचा, वहां से कुछ दिन रहा। वहां से कुछ दिन रहने के बाद ये इलाहाबाद गया। इलाहाबाद में लगभग लगभग 1 हफ्ता रहा। उसके बाद में ये अलीगढ़ आता है क्योंकि अलीगढ़ का ही रहने वाला था, ये मूल निवासी था अलीगढ़ का। उसके बाद ये दिल्ली पहुंचता है। अच्छा, इसकी उस वक्त तक के पैरोल की जो टाइमिंग थी, जो डेट थी, वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन पैरोल को मतलब ये फिर वहां से भाग खड़ा हुआ। इसे वापस दोबारा जेल ले जाना था। दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली में एक विडो थी। विडो का मतलब होता है विधवा, इंग्लिश वर्ड विडो बोला जाता है उसको। तो एक विधवा लड़की के संपर्क में आया, जो कि एक नर्स थी। ये वही की नर्स थी जो आपके कोटा की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो उसके बाद में उसके संपर्क में आया। अच्छा, ये उससे आधी उम्र की थी। बेकायदा उसने उससे शादी किया और अपना जीवन यापन धीरे धीरे चला रहा था। उस बीच में अब जब कोरोना काल में जो लोगों की मौत हुई, तो मौत होने के बाद में इसने बड़ा फायदा उठाया। अच्छा, फिर से ये गैंग के संपर्क में आया था, वही किडनी बेचने खरीदने वालों के। तो फिर जो बची हुई लाशें थी, जो बॉडियां थी, उससे बेकायदे किडनी निकालता था, किडनी निकालकर बेच दिया जाता था। लेकिन अफसोस उसके रेट बहुत कम हो रहे थे। उसका रीजन यही था कि कोरोना जो है शायद पूरी बॉडी में फैल गया हो, या वो संक्रमित हो गया हो। उसके बाद में इसका निशाना जो अच्छे या ठीक ठाक एक मरीज हो,
ताकि उनकी बॉडियाँ ठीक रहे, उनकी किडनी से काम आ जाए। तो जो छोटे-मोटे इलाज के लिए भी आते थे, तो बेकायदा उनको मृत घोषित कर दिया जाता था। हालाँकि रहते वो अंदर थे, बेकायदा उनकी किडनियाँ निकाल दी थी और किडनियाँ निकालने के बाद उनको ज़हर का इंजेक्शन दिया जाता था। इस इतने बड़े खेल में ये इसलिए सफाई से बच रहा था, उसका कारण ये था कि पहले बात तो कोरोना की जो बॉडी जो जिससे मरे हैं उसको छूने में भी लोग घबराते थे। ज़्यादा उसकी जाँच-पड़ताल होती नहीं थी। सिर्फ़ बॉडी आई, मौत हुई, उसे डालिए गाड़ी में और या तो उसे फेंक कर आ दीजिए या फिर उसे जला दीजिए, जैसा भी हो। उसके अंदर तक का तो उतना हम लोगों को जानकारी है नहीं। तो बस इसी का ये फ़ायदा उठा रहा था। उसके बाद में इत्तेफ़ाकन उसी सुधा हॉस्पिटल से, जो राजस्थान कोटे का था, वहाँ से एक वीडियो बन जाती है। वीडियो में बेकायदा इसकी फ़ोटो लगाई जाती है। फ़ोटो के दौरान जो आस-पास के लोग थे दिल्ली के रहने वाले, उन्होंने क्या बोलते हैं कि एक पुलिस को सूचना देते हैं कि साहब इसी से मिलता-जुलता आदमी एक हमारे एरिया में रहता है। हो ना हो ये भी वो मतलब ये हो सकता है। पुलिस की टीम बेकायदा आती है, पता करती है तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा निकलता है। अब इसके ऊपर अनगिनत अपराध हैं, जैसे कि पैरोल से तो ये भागा ही भागा था, उसके बाद कई सारी सज़ा याफ्ता था। फांसी की सज़ा उसको हो चुकी थी, साथ में कई सारे मामलों में से आजीवन, 20 साल कारावास, कठोर कारावास, दंड, आर्थिक दंड, बहुत सी सज़ाओं इससे मिल चुकी। अब उसके बाद में इसे जयपुर जेल से हटा पहले सॉरी हाथरस की जेल से जयपुर जेल लाया गया, जयपुर जेल से बेकायदा इसे तिहाड़ जेल में रखा गया। थोड़ी-सी तिहाड़ जेल इसके लिए मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, क्योंकि तिहाड़ जेल में तो अच्छों-अच्छों की दाल तो गलती नहीं। हाथरस जेल हो, चाहे जयपुर जेल हो, शायद इसकी दाल वहाँ गल गई हो, लेकिन अब ये जा रहा है दिल्ली के तिहाड़ जेल। और आज 26 जून 2020 की मैं मामले की बात करूँ, जो आज हम लोग आपके सामने में है, तो आज भी ये जिंदा है, लेकिन फांसी पे झूला नहीं है। फांसी की सजा हो चुकी है इसको। अब आगे देखते हैं होता है क्या। हालांकि थोड़ा परेशान है, क्योंकि तिहाड़ जेल जो ऐसा है कि अब आप जान ही रहे हैं, चाहे वो नीरज बवाना हो, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे तात्या गैंग हो, चाहे पपला गैंग हो, सबका अपना अपना एक राज है, वर्चस्व है। और उस बीच में इस डॉक्टर का जाना एक, आप समझ सकते हैं कि परेशानियों का सामना तो उसे करना ही पड़ेगा। इस कहानी का मेन मकसद हमारा किसी भी चिकित्सक डॉक्टर की छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं है, उन पर ब्लेम करना नहीं है। किसी भी, वो चांद खान हो, चाहे वो शबाज खान हो, चाहे वो कोई हिंदू धर्म का हो, चाहे वो राजू उर्फ रजवा हो या उदयवीर हो, चाहे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा हो, हमारी किसी भी जाति धर्म के खिलाफ हमारी आवाज नहीं है। हम किसी पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य जो था सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करना है, आपको सचेत करना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। इसी प्रकार से बने रहिएगा, और भी कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करें, कमेंट कर दें। और कमेंट थोड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए करना, उससे आप समझ रहे हैं कि ये बातों का सिलसिला बिल्कुल चलता रहे। मैं तो आप लोगों के सामने बोल देता हूँ, मगर अफसोस आप लोगों की बातें सुनना मेरा फर्ज है। तो प्लीज कमेंट करिएगा। आज की कहानी के बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया।